ऐसे। इसके अलावा और तरीके नहीं, इन 8 में से किसी भी एक में, और 8 सही है, 8 सही है, कोई भी एक बना दो चल जाए। और अगर आप हैरान होते हो तो इतने मजे से बना सकते हो, वो मजा दिखाने के लिए मैंने आपको ये सारे स्टैगर्ड प्रोजेक्शंस, एक्लिप्स प्रोजेक्शंस बना के दिखा दिए ऐसे। एक के पीछे एक एटम्स, अगर यहां से देखेंगे आप तो एक के पीछे एक छुप रहे हैं एटम्स, इसलिए कहलाता है एक्लिप्स्ड। अच्छा, एक के पीछे, जी हाँ, आप यहां देखिए ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक छुप जाते हैं एटम, तो एक्लिप्स्ड है। दूरियां मैक्सिमम हो जाती हैं तो ये स्टैगर्ड है। अच्छा, ऐसे, जी हाँ, ऐसे। स्टैगर्ड में आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं, ध्यान दें। और एक्लिप्स्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना सबसे आसान होता है। अच्छी बात है। और कुछ, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी फिशर्स प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं हमेशा एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन से बनाए जाते हैं। तो दीज आर यूज्ड फॉर फिशर्स प्रोजेक्शंस। अगर फिशर ड्रॉ करना है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल को एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में लाइए, तब उसके दर्शन करिए और तब आप उससे फिशर बनाइए। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, और ये सारी बातें फटाफट 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 2020 मैच खेलते हुए एक बार आपके लिए रिवाइज कराते हैं। आज बारी है किसकी? आज बारी है चौथे प्रोजेक्शन की। कौन सी? नया आदमी, व्हाट? न्यूमैन। न्यूमैन एक इंसान का नाम, वैज्ञानिक थे, पुराने अच्छे आदमी थे। उन्होंने न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस बनाए। वाह, कैसे? उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे पास कोई, अगर कोई भी एटम इस तरह से, कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, तो अब किसी भी मॉलिक्यूल को तुम ऐसे रखो कि उसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे छुप जाए। क्या क्या क्या? ऐसे रखो कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे छुप जाए। अच्छा, कैसे कैसे छुप जाए? वेल, आप देखो, जैसे ये यहाँ पर एक येलो एटम है एकदम ब्राइट कलर का, और पीछे ब्लू एटम। यहाँ ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, चलो इसको मैं एक्सचेंज कर देता हूँ ताकि ग्रीन ब्लैक ब्लैक ग्रीन ऐसा हो जाए, डिफरेंट कलर्स आ जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, वी हैव डन दिस। और यहाँ ब्लैक के पीछे रेड, यहाँ ब्लैक के पीछे ग्रीन, ग्रीन के पीछे ब्लैक, इस तरह से दिख रहा है। देख रहे हो? हाँ हाँ, दिख रहा है हमें, बिल्कुल ऐसे दिख। अब वैसे तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, हाँ जी। अगर मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, देखिए ठीक ऐसे रख लेता हूँ, अब क्या है, येलो के पीछे ब्लू लगभग छुप गया है, येलो के पीछे ब्लू छुप गया है, यहाँ ग्रीन के पीछे ब्लैक, और यहाँ ब्लैक के पीछे ग्रीन छुप गया है। आपको यहाँ ग्रीन डॉट, यहाँ ब्लैक डॉट, और यहाँ येलो डॉट दिख रहा है, यहाँ ब्लैक डॉट। मत भूलिएगा, इस ब्लैक के पीछे ये रेड। अच्छा हाँ, है तो सही। और इस ग्रीन के पीछे ये ब्लैक है, हाँ। इस ब्लैक के पीछे ये ग्रीन है, और सबसे स्पेशल बात, इस येलो के पीछे भाई ये ब्लू भी है। अच्छा, लेकिन अगर इसको ऐसे रख के देखूं, इस तरीके से एक के पीछे एक छुप जाए, हाँ हाँ, तो अब जो सामने से दिखाई पड़ रहा है, जिसके सामने से दर्शन हो रहे हैं, बस उसी एक एटम को देखूं और पीछे वाले को कह दूं कि तो छुप गया, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये जो लाइन दिख रही है बीच की, ये तो पीछे छुप गई, मतलब ये दोनों पॉइंट एक के पीछे एक आ गए, तो दिस लाइन इज जस्ट रिड्यूस टू अ पॉइंट। ये लाइन अलग से तो दिखाई नहीं पड़ रही, हाँ जी, नहीं दिख रही। अच्छी बात है। तो इस चीज को हम ऐसे दिखाते हैं, देखो कि भाई 4 बॉन्ड्स थे, एक बॉन्ड तो बीच में छुप गया, तो 1 2 3, इस एटम के 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथा तो पीछे पीछे एकदम वर्टिकल प्लेन पे, प्लेन के परपेंडिकुलर पीछे की साइड में जा रहा है, ठीक। और इसको ऐसे बना लेते हैं। अच्छा, ऐसे, जी हाँ, ऐसे 120 डिग्रीज पर ये 3 एंगल्स बना लिए, ठीक है, ये 3 लाइन। और इसका मतलब है यहाँ जो सेंट्रल एटम है ये फ्रंट कार्बन है, मैंने बिंदी लगा दी है तुम्हें समझाने के लिए, पर ऐसे अलग से बिंदी लगाई नहीं जाती। इसका जो सेंटर है वो है ये फ्रंट वाला येलो एटम। अच्छा, तो फ्रंट वाला येलो एटम मतलब ये बिंदी है बस, जी हाँ, बस ये बिंदी है, और बिंदी भी नहीं है एक्चुअली, असल में तो बिंदी भी नहीं लगाते, सिंपली बस एक सेंट्रल पॉइंट जो है उसी को फर्स्ट एटम, और उससे 1 2 3 एटम्स जुड़े हैं, जी हाँ, उससे 2 3 एटम्स जुड़े हैं, उनको ऐसे इस तरह से 120 डिग्रीज पे लाइनें बना बनाकर ऐसे लिख लिया जाता है, ठीक है सर। और
इसको देखिए, ये इसके पीछे ब्लू वाला क्या है, इसके पीछे जो ब्लू वाला है वो है, इसके पीछे जो ब्लू वाला है वो बैक एटम। हाँ, बैक एटम से तो तीन जुड़े हैं बिल्कुल। तो इन तीनों को भी हम टन 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 ऐसे, तो बड़ा गोला भी एक एटम है। हाँ, फ्रंट वाले के लिए बिंदी और पीछे वाले के लिए गोला, बड़ी नाइंसाफी है, ऐसे ही होता है जी, है ना। तो आप ये देखें, बैक एटम है ये। अच्छा, ये जिसको रियर एटम बोलते हैं, रियर एटम या बैक साइड एटम, ठीक है। और ये है फ्रंट वाला एटम। तो तीन तीन बॉन्ड सबके दिखाए, चौथा बॉन्ड कहाँ गया, कहाँ गया नहीं, अब बीच में आ गया, इतनी बार बोल रहा हूँ, देखना है ना। ये बॉन्ड यहाँ पे इनके बीच में था, और जब इसको ऐसे रखा, एक के पीछे एक छुप गया, तो वो बॉन्ड अदृश्य है। वो जो बिंदी और पीछे वाला गोला है, उनके बीचों बीच एकदम इस तरह से जो बॉन्ड गया है वो है। 3D मॉलिक्यूल चपटा चपाट 2D में ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है, इस तरह से, जी हाँ, इस तरह से। ये तो मजेदार है, ये काफी मजेदार है, और ये कहलाता है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। बहुत आराम से सॉहॉर्स, जैसे ये देखिए, इस तरह से रखा हुआ है इसको, और ऐसे देख रहा हूं, तो ये है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। और अगर इसी को ऐसे घुमा लिया, इस तरीके से एक के पीछे एक लगा लिया, तो बस ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, सॉहॉर्स और न्यूमैन। अच्छा, सॉहॉर्स और न्यूमैन। अच्छा, ये तो आसान है, जी हाँ, ये बिल्कुल आसान है। देखिए आप, सॉहॉर्स और न्यूमैन, इस तरह से, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो सुन के, लगना भी चाहिए। और क्या होगा, और देखते हैं। अब जैसे यहां पर एच 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 लगा है, अब प्लीज नोट एक चीज पर, एक और बात। अभी जो मैंने आपको ये कंफर्मेशन दिखाई है, यहाँ जो दिख रखी है, ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन। सॉहर्स में इसको स्टैगर्ड बोलते थे ना, ये वो है। और फिलहाल जो मैंने इस मॉलिक्यूल पर रखी हुई है, ये कैसी है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कंफर्मेशन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। क्यों, एक के पीछे एक छुप रहे हैं, देखो, ग्रीन के पीछे ब्लैक, ब्लैक के पीछे ग्रीन। हाँ, ऐसा लग तो रहा है, छुपते हुए से लग रहे हैं बिल्कुल, है ना। ये छुपा छुपी चल रही है। आप देखो, ये एक के पीछे एक आ रहे हैं, तो ये एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। उसको बनाओ एक बार, कैसे बनाएंगे उसको जी, ऐसे बना लेंगे, ये फ्रंट एटम हो गया, और ये बैक एटम हो गया, फ्रंट और बैक। अच्छा, ये एक्लिप्स्ड है, जी हाँ, ये एक्लिप्स्ड है। आपने तो ऐसे एक के पीछे एक बना दिए, यहां तो इतना गैप छोड़ दिया गया है, ये क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, मैंने दो अलग अलग कलर्स यूज कर लिए, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन थोड़ी सी अलग है। हाँ जी, दिख रहा है। तो यहाँ पर चूंकि मैंने कलर्स यूज कर लिए थे, मेरे लिए इजी था। लेकिन अगर मान लो हम बुक्स में से छाप रहे हैं, वो तो ब्लैक कलर से ही छापती हैं अक्सर, है ना। तो बुक्स में जिस तरह से इसको दिया होता है, अगर एक के ऊपर एक छाप देंगे तो पीछे वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हल्का सा ऐसे करके उसे दिखा देते हैं, हल्की सी दूरी पर बना देते हैं। उनका मतलब यही होता है कि भैया, ये सेंटर से आ रहा है, ये तो ये ए, ये फ्रंट वाला है ए, और पीछे वाला है बी। इस तरह से देख लो, ये एक्लिप्स बनाने की अदा है। हल्का सा गैप होता नहीं है वास्तव, है ना। वास्तव में तो एग्जैक्टली एक के पीछे एक है। अगर एग्जैक्टली एक के पीछे एक बना देंगे तो पीछे वाला दिखेगा ही नहीं। पर उसको नोट तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। उसको बताने के लिए हल्का सा साइड में खसका के बना देते हैं, ताकि कम से कम कागज पर लिख तो सके, छाप तो सके, इसलिए ऐसा बना देते हैं। स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड दोनों से परिचय बढ़ा लीजिए। बहुत ही प्यारे कंफर्मेशंस हैं, और वो कंफर्मेशंस बहुत स्पष्ट रूप से दिखाए जा रहे हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस। राइट, राइट, अच्छी बात है। यहाँ क्या बनाया हुआ है, यहाँ है ये इथेन का न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है। आप देखिए, फ्रंट कार्बन के साथ एच एच एच, पीछे वाले कार्बन के साथ एच एच एच, तो ये CH3 है, जी हाँ, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है इथेन का। अच्छा, ये क्या है,
एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया हमने, थोड़ा सा बड़ा और घिनौना है। जी हाँ, ये बड़ा और घिनौना है। ये कैसे करेंगे? कर लेंगे जी। कैसे? देखिए, न्यूमैन से हम फिशर बना के दिखा जाए। ये कैसे बना दिया? वो भी दिखाते हैं आपको, देखिए। ध्यान रखना, फिशर हमेशा एक्लिप्स से बनते हैं, और ये न्यूमैन जो है ये है स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड को क्या करना होगा? स्टैगर्ड को आपने एक्लिप्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? बैक एटम को वैसे ही रहने देते हैं, बहुत ही प्यारा है, Cl H और CH3, ठीक है। और फ्रंट एटम को 180 डिग्री घुमा देते हैं, तो बस इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो H, एक बार Br इधर फ्रंट में आ जाए ऐसे, ठीक है। H यहां आ जाएगा और CH3 यहां आ जाएगा, ठीक है। और जब आपने उसे एक्लिप्स में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया ऐसे, देखिए, जब आपने उसे एक्लिप्स में ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, अब क्या करना है? एक्लिप्स कंफर्मेशन है, आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रखे हैं, आप मॉलिक्यूल को टैन ऐसे क्या 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 ऐसे है, एक्लिप्स्ड है, ध्यान से देखना मेरी बात, एक्लिप्स्ड है, और आप इसे टैन ऐसे, क्या क्या तुमने? कुछ नहीं, फ्रंट एटम को पकड़ा और ऊपर उठा दिया, ओ ऐसे उठा के, तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल आउट आ गया है, वर्टिकल इन चला गया है। हाँ हाँ, ये तो अच्छा है, फिशर महाराज की आत्मा तत्काल प्रकट हो जाएगी, देखिएगा। ये है न्यूमैन और ये है फिशर, ये है न्यूमैन और ये है फिशर। ये क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसी है, टाइम पास, देखो ना, न्यूमैन और फिशर को देखो, बने। ये है न्यूमैन और ये है फिशर। अच्छा, तो यहां पर अगर आप देखें, अब इसमें छोटा सा जो है, छोटा सा आइडिया ये है कि आप इसमें देखें तो यहाँ पे Br फ्रंट एटम, हाँ जी, अगर मैं उसको उठाकर ऊपर कर दूंगा तो ये इस तरह से बनेगा, ऐसे Br ऊपर, लेफ्ट में H तो लेफ्ट में H और मिथाइल, लेफ्ट में H और मिथाइल, और Cl जो नीचे था, पीछे था, वो चले जाएगा नीचे, ऐसे। अच्छा, ये बना दिया आपने, और यहां तो ये दे रखा है, मेरा दावा है कि 1 और 2, 1 इज सेम एज 2। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूं? कैसे? आप देखिए, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है, हाँ जी, आप उसे, ध्यान से देखना मेरी बात, ये सारे काम इसलिए कि 3D में आपकी सोच और पक्की हो जाए, आपका इमेजिनेशन बढ़े। इस तरह से हमने न्यूमैन बनाया है, इसमें येलो एटम फ्रंट में है, ब्लू एटम बैक में है, हाँ जी। अब मैं इसे ऐसे पलट देता हूँ, पलट सकता हूँ, पलट लो, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल है, पलट, ये भी वही मॉलिक्यूल है, ये भी वही मॉलिक्यूल। इसमें फ्रंट में कौन है? येलो, और सब ऊपर है, ये एटम्स ऊपर, उल्टा वाई, ऐसे ऐसे ऐसे, उल्टा वाई, ऐसे ऐसे ऐसे, उल्टा वाई। अगर मैं इसे टैंग कलाबाजी दिखला दूं, अब ये सीधे वाई बन गए, फ्रंट में आ गया ब्लू, बैक में आ गया येलो। तो प्लीज नोट, लेफ्ट वाला लेफ्ट है, राइट वाला राइट। देखो फिर से, जो एटम लेफ्ट था वो लेफ्ट साइड में है, जो राइट था वो राइट में है, टॉप हो जाएगा बॉटम और फ्रंट हो जाएगा बैक। अच्छा, फ्रंट हो जाएगा बैक, येलो फ्रंट था, अब येलो बैक में चला गया, ब्लू बैक था, अब ब्लू फ्रंट हो गया। हाँ, क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा? ऐसे ही मनोरंजन। तो इस तरीके से पलटो, मॉलिक्यूल जो ये बना रखा है इसको एक बार पलटो। ऐसे ऐसे क्यों करा रहे हो आप? हमसे टेंशन हो रही है, हमको दिमाग लग रहा है, हमारा हमारा दिमाग खर्च ना हो जाए कहीं, सारा का सारा यहीं पर। सटको मत, दिमाग खर्च होने से बढ़ता है, कम नहीं होता। मैं आपको 3D पे विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना इस स्टीरियो चैप्टर का लक्ष्य यही है कि आप 3D में सोचना सीखें, इमेजिन करना सीखें। और इसमें एक बात को एफर्ट लगेगा, आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, पर जैसे जैसे
ये एफर्ट आप लगाते जाएंगे, भले क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है सही, पर एफर्ट भी लगाएंगे तो भी दिमाग खुलेगा और इससे ब्रेन मजबूत होगा। करिए इसको, घुमाइए मॉलिक्यूल को, देखिए तो क्या होगा। लेफ्ट वाला है लेफ्ट, राइट वाला है राइट, लेकिन जो फ्रंट था वो चला गया है बैक। ग्रीन फ्रंट था, अब ग्रीन चला जाएगा बैक, और जो सीधा वाई था वो उल्टा वाई हो जाएगा। राइट वाला राइट एच, लेफ्ट वाला लेफ्ट, इस तरह से। ऊपर था बी आर, अब बी आर आ गया नीचे। अच्छा, ठीक है। और और पीछे था सीएल, अब सामने आ गया। इसमें एच यहां था वही है, उसमें मिथाइल जहां था वही। ठीक है, इस तरह से ऐसे देख लीजिए। ये क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं आपको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से इसे घुमा फिरा के दिखा रहा हूं, ताकि आप इसको देख सकें, और कोई मेरा कोई और उद्देश्य नहीं। ठीक। ऐसे घूम गया। अब क्या करना है? वेल, करना क्या है, आप चाहें फिर से इसको घुमा के इसका फिशर बना सकते हैं। कैसे? वेल, आप क्या करेंगे, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, हाँ, और इस स्ट्रक्चर को आप अब हॉरिजॉन्टल आउट मांगता है तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे। आपने ये हॉरिजॉन्टल आउट चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल है। अब वाई है तो वाई को अपनी तरफ घुमाइए, इस तरह से। अच्छा, तो इसे इसे घुमा के बाहर लाइए। जैसे घुमा के बाहर लाएंगे, जो फ्रंट वाला है वो नीचे चला जाए, और जो बैक वाला है वो ऊपर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, फ्रंट वाला नीचे, बैक वाला ऊपर, बिल्कुल। और क्या हो जाएगा? सीएल फिर से नीचे, एच और मिथाइल लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट मेंटेन रहेगा, और जो पीछे था वो आ जाएगा ऊपर, बी आर ऊपर, ऐसे आ जाएगा। तो सेम ही तो बना दिया तुमने। मैं तो खाली प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि वही फिशर अलग अलग तरीके से बनाना, घुमाना, ये आपको आना चाहिए, वो आपको बता रहा हूं, बस। सेम मॉलिक्यूल सेम है तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर तो सेम है, राइट। चलते चलते एक छोटी सी टिप और, बहुत ही मजेदार। कौन सी? लिखिए, फिशर्स प्रोजेक्शन कैन बी रोटेटेड विद इन द प्लेन बाय 180 डिग्रीज। क्या क्या क्या? फिशर्स प्रोजेक्शन कैन बी rotated in the same plane by 180 degrees। मॉलिक्यूल ऐसा है, उसे घुमा के ऐसा करना चाहिए। अगर अभी हॉरिजॉन्टल आउट है, ये हॉरिजॉन्टल आउट, और मुझे 180 डिग्री घुमाता हूं, अभी भी हॉरिजॉन्टल आउट ही रहेगा। यहां रोक दूंगा तो हॉरिजॉन्टल इन हो जाएगा, फिर मर जाएंगे। नहीं, जितना है, अगर उसे हॉरिजॉन्टल, यहां देखिए, ये हॉरिजॉन्टल पे ये दो हैं, ये आउट है। हॉरिजॉन्टल आउट, 180 डिग्री घुमाया तो अभी भी ये दोनों कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल आउट है ना। इसलिए कोई भी फिशर है, उसको 180 डिग्री पकड़ के घुमा दो, वो भी हॉरिजॉन्टल आउट का हॉरिजॉन्टल आउट ही रहेगा, फिशर चेंज नहीं होता। अगर सेम प्लेन में, कागज के ही प्लेन में या स्क्रीन के ही प्लेन में उसे 180 डिग्री घुमा दिया जाए, तो इसको 180 डिग्री घुमा दे हम। जवाब है बिल्कुल, इसको घुमाते हैं, जैसे ही घुमाएंगे क्या पाएंगे? सीएल चली गई ऊपर, बीआर आ गया नीचे, 180 डिग्री पे शिफ्ट हो जाएंगे। मिथाइल चला गया, ये वाला मिथाइल आ जाएगा इस लोकेशन, ये वाला एच आ जाएगा इस लोकेशन पर, ये मिथाइल चला जाएगा यहाँ, और ये एच आ जाएगा यहाँ। अच्छा, ऐसे? जी हाँ। अरे, ये तो सेम है। जी हाँ, मैंने कहा था ना 1 और 2 सेम, उसको बता भी दिया आपको क्यों, कैसे सेम है 1 और 2 सेम। एनी शेम? नो शेम। चलिए यार, डन। अब एक क्वेश्चन करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। एक कंपाउंड दे रखा है और लोगों से कहा है इसका फिशर बनाए, और पूछा है कैसे बनेगा फिशर, और अपने को ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अच्छा, कुछ ऑप्शंस ही नहीं दे रखे, अंदर अपने को बस फिशर बना के छोड़ देते, बना देते हैं। बहुत तरीके फिशर बनाने के। कैसे? आप देखो ध्यान से, ये उसी प्लेन में है, हाँ जी, एक बाहर है और एक पीछे। उसी प्लेन में है, ये बाहर है पीछे। आप इसको यहां से देखिए, यहां से ऐसे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक ग्रुप उसी प्लेन में है, हाँ, एक बाहर, ये जैसे मेरा हाथ है प्लेन में, ये ग्रुप उसी प्लेन में है,
ये एक बाहर है और ये अंदर, ठीक है। अब मैंने इसे यहां से देखा, कहां से? मैंने इसे यहां से इस तरह से, यहां, ठीक है। अगर यहां पर इस तरह से देखूंगा तो क्या मिलेगा? वेल, द मोमेंट आई सी इट लाइक दिस, बिल्कुल फ्रंट से देखूंगा तो ये प्लेन में है। हल्का सा एंगल से देखूंगा, हल्का सा एंगल से देखूंगा, मैं देखूंगा कि ये दोनों बाहर है, हॉरिजॉन्टल आउट। जी हाँ। तो साइड, हल्का सा साइड से अगर देखूं इसे, तो मुझे ये दोनों, यहां से नहीं, यहां से देखूं तो हॉरिजॉन्टल आउट दिखेंगे। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल आउट दिख गए और ये तो पीछे हो गए, बिल्कुल। तो एच एच तो पीछे हो गया, हाँ, पीछे वर्टिकल लोकेशन में पीछे, हॉरिजॉन्टल आउट। अब मैं इधर से देख रहा हूं, मेरे राइट साइड पर ओ एच है, मेरे लेफ्ट साइड पर इथाइल और मिथाइल। बस, बस। ये क्या है? फिशर, फिशर है ये, जी हाँ। स्टैंडर्ड फिशर नहीं है, पर जो यहाँ पे आपको ये बढ़िया सी एक्लिप्स कंफर्मेशन दिखाई गई थी, उसका डायरेक्ट फिशर, देखते ही आंख से देखा, खट फिशर बना दिया। ये फिशर आपने तो कहा था, क्या कहा था मैंने, कि फिशर में मेन जो सेंट्रल लाइन है उस पर कार्बन चेन बनाते हैं, बना देंगे सर। अब इस कार्बन के अराउंड, किसके? अब इस कार्बन के अराउंड जो ग्रुप जुड़े हैं उनको दो बार एक्सचेंज कर लो। अच्छा, एक बार इथाइल यहां और एच यहां, फिर क्या करो, इस एच और ओ एच को एक्सचेंज करो, एच यहां और ओ एच यहां। अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करते हैं, अगर दो बार एक्सचेंज करते हैं कायरल सेंटर पर, तो उस कायरल सेंटर के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, वही का वही रहता है। हाँ जी, तो ये तो सेम है, बिल्कुल सेम। ऐसे ही इसमें मिथाइल को लाए यहां और एच को, एम और एच को एक्सचेंज किया, पहले गड़बड़ हो गई। फिर एच और ओ एच को एक्सचेंज कर लिया, तो गड़बड़ का गड़बड़ ठीक हो गया, ठीक। अरे वाह, तो सेम है ये। वैसे ये भी बिल्कुल सही था, लेकिन अगर बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे, कार्बन चेन ऐसे आ जाए, इस तरह से। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, फिर इसमें वन कार्बन तो ये है, ठीक है मेरे भाई, पूरे को टैंग घुमा दो, पूरे को 180 डिग्री घुमा दोगे, तो मिथाइल चला जाएगा ऊपर और इथाइल आ जाएगा नीचे। एच एच यहां जाएंगे, ओ एच यहां जाएंगे। एक ही चीज के फिशर बना बना के दिखा रहा हूं, लेकिन फिशर के एग्जैक्ट जो नियम है, उनके हिसाब से सबसे स्टैंडर्ड जो आपका फिशर रिएक्शन बनेगा, वो होगा ये, राइट। इसमें कार्बन नंबर वन ऊपर, ये वन क्यों? क्योंकि दो नंबर, तीन नंबर, ओ एच पे नंबर मिनिमम पड़ना चाहिए ना, दो तीन, तो ये यहाँ इस तरह से आ जाएगा। हो गया, बिल्कुल हो गया, शानदार है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट? आए हाय, तो बड़ा आसान सा है। पीपीएल, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज, वो रोटेट करेगा जो कायरल होगा, ठीक है। भाई साहब आप कायरल हैं, दिखता नहीं क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये, बीचों बीच देखो, काटो कच कच एकदम एक जैसा, हड़ा कायरल। दोनों एच एक जैसे, है ना, ये भी कायरल है, ठीक है। यहाँ पे आम, ये इथाइल इथाइल एक जैसे इस कार्बन से जुड़े हुए, तो ये भी कायरल नहीं है, ये कायर कायरल है। क्यों? चार अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हैं सेंट्रल एटम से, पक्का कायरल है ये। जी हाँ, पक्का कायरल है। ये तो बहुत ही आसान था, ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं कई बार, बिल्कुल। तो आप डरे नहीं, स्टीरियो में बहुत डेप्थ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर जो जेई में क्वेश्चंस आते हैं वो काफी सिंपल होते हैं। अगर आप थोड़ा भी होश में है तो खट चुटकी हो जाते बस। Which of the following compounds is are identical to the given compound? Not what? आइडेंटिकल पूछा है, गिवन कंपाउंड से क्या क्या है, और इसके वेज डैश, फिशर विशर, फिशर तो नहीं, सॉहर्स, और सी और डी में क्या क्या बना रखा है, और मतलब हर किस्म के चार प्रोजेक्शन पढ़े थे, चारों बना दिए एक ही कंपाउंड। हद है, हद है, हद है। देखते हैं क्या होगा। एक्लिप्स कंफर्मेशन होती है किसकी? ये महाराज क्या नाम है इनका, फिशर, ठीक है। तो अगर हम इसी को ऐसे बनाते हैं, यहां से हमने देखा ये ऐसा था, ऐसे और ऐसे हमने उसको टेढ़ा कर लिया। जब हमने इसे टेढ़ा किया, तो मेरी तरफ है तो मैं ऐसे करूंगा, आप सामने बैठे हैं तो आपकी तरफ है तो आप ऐसे, ऐसे।
तो आप ये देखोगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल आउट था, ऐसे इस तरीके से इसमें हॉरिजॉन्टल आउट, ठीक है। अब ऐसे करोगे तो ये वाई बन जाए, हॉरिजॉन्टल आउट बन जाएगा वाई, अगर तुमने इसको ऊपर उठाया। अगर तुम इसको ऐसे कर, जब ऐसे करोगे तो टॉप पे है वो पीछे चला जाएगा, और जो बॉटम पे है वो फ्रंट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फ्रंट में डी एच और बी आर, और वाई बन जाएगा, वाई बन जाएगा हाई। और इस साइड वाला है डी एच और आई, इस तरह से अगर आपको ये बनाना है, ठीक है। ये क्या है, एक्लिप्स कंफर्मेशन ही बनती है इसका। Fine. आप चाहें तो उसको स्टैगर्ड बना सकते हैं। कैसे? मैंने कहा डी एच और बी आर फ्रंट तो ये है, एक बार इसका 100 हॉर्स बना लेते हैं। 100 हॉर्स में ऐसा हो जाएगा, पीछे वाला है डी एच और आई, बिल्कुल। और पीछे वाले को रोटेट मान लो ऐसे, तो डी एच और बी आर, और ये हो जाएगा, इसको घुमाया तो जाएगा आई, ये डी और ये एच, इस तरह से, ठीक, बिल्कुल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो मैच कर गया। तो क्या बी वही है? वही है, वही है, वही तो है ये, बिल्कुल, ठीक है। और ए चेक करो, ए भी चेक कर लेते हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो है ये वाला जो उसी प्लेन में 100 हॉर्स के स्टाइल में, तो ये तो सेम आ रहा है। बस अंतर इतना है कि फ्रंट में आने वाले एच और डी को वेज लगा दिया है, और बैक पे जाने वाले डी और एच को डैश लगा दिया है। बिल्कुल सही, ए एंड बी तो सेम है, बिल्कुल। अगर ए हो गया तो बी भी हो गया। न्यूमैन, नया आदमी। अब इसमें डी एच बी आर, आई एच डी, डी डी उल्टे हैं, एच एच उल्टे हैं, आई बी आर उल्टे हैं, बी आर फ्रंट में है और आई पीछे। एक बार देख लेते हैं क्या है। डी एच और बी आर, इसमें डी एच और बी आर ये था पीछे, और ये तो मैच कर रहा है ग्रीन वाले से, ठीक। और यहां क्या था, रियर कार्बन में ऐसा आई एच और डी, ये ऑप्शन सी थी जो पीछे बनी थी, हमने यहाँ कॉपी कर लिया क्योंकि यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। मैच कर रही है क्या? परफेक्ट मैच कर रही है। आप देखिए इसी में पीछे वाला एटम घुमा दीजिए, एग्जैक्टली सी बन जाएगी। तो ए बी और सी, अरे तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइडेंटिकल? ए बी सी तीनों आइडेंटिकल हैं उसी कंपाउंड के। नन ऑफ दिस का मतलब भी नहीं है, तीनों आइडेंटिकल हो ही गए तो बात, ठीक। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, फिर भी सुंदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए कायरल मॉलिक्यूल? एक कायरलिटी की बात पूछी जाती है, कैसे देखेंगे? वेल, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, नहीं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। प्लेन देखते हैं, CH3 Cl और H, ये पीछे वाला एटम, ठीक है। फ्रंट एटम में काम करते हैं, इसको इधर घुमा लेते हैं, CH3 ये घूम के यहां जाएगा Cl, और ये यहां जाएगा H। और रे, एक के पीछे एक एक्लिप्स में तो एकदम एक जैसे हैं, और बीचों बीच से काट दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस, क्या एक कायरल है? ना, एक कायरल नहीं है, ये तो एक कायरल है क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लिया। अच्छा, ठीक है। दूसरे को देखेंगे, कुछ है क्या? मिथाइल का मिथाइल, ठीक ऑपोजिट, एच का एच ऑपोजिट, बी आर, अगर यहां बी आर होता तो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता। सेंटर ऑफ सिमेट्री, हाँ, ऐसे मैं आपको एक बार इसी का 100 हॉर्स बना के दिखाता हूं। CH3 H बी आर, और बी आर एच CH3, यहाँ बी आर है नहीं, मैंने जबरदस्ती लगा दिया है। अगर दोनों ऐसे होते तो एकदम सिमेट्रिक होता,
और मिथाइल का मिथाइल ध्यान से देखना, पीछे वाला Br और यहाँ सामने वाला Br, यहाँ पीछे वाला H और यहाँ से गुजरती है सामने वाला H, ऐसे होता। दिस वुड हैव बीन, बीचों बीच ये सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर आ गया होता। न्यूमैन में सेंटर ऑफ सिमेट्री मुझे देख सकते हो कैसे, स्टैगर्ड कंफर्मेशन में अगर ऑपोजिट वाले सेम हो जाए, ऑपोजिट वाले सेम हो जाए, ऑपोजिट वाले सेम हो जाए, तो मॉलिक्यूल में जरूर होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। वाह, ये कंसेप्ट दे दिया आपने। हाँ, फिर से बोलता हूं, सेंटर, जैसे फिशर से तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते थे, न्यूमैन से तुम बहुत मजे से सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हो। न्यूमैन प्रोजेक्शन में तुम स्टैगर्ड कंफर्मेशन होगा, और अगर ऑपोजिट पॉइंट्स एक जैसे, ऑपोजिट पॉइंट्स एक जैसे हो, सारे ऑपोजिट पॉइंट्स एक जैसे हो, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ एक जैसे है नहीं है, इनफैक्ट फ्रंट में Cl है और बैक में Br है, ये कभी मर जाए एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि Br तो Cl के जैसा है ही। तो क्या ये कायरल है? नहीं, ये कायरल मतलब क्या ये कायरल नहीं, ये बकायदा कायरल है। क्यों? इसमें फ्रंट एटम भी कायरल है और बैक एटम भी कायरल है, चार अलग अलग ग्रुप से दोनों एटम जुड़े हुए हैं, एक नहीं दो दो कायरल एटम्स हैं, और मॉलिक्यूल बदतमीज कायरल। ठीक है, सी बताइए, लेट अस सी। मिथाइल और मिथाइल, तो फ्रंट एटम तो कायरल है नहीं, पीछे वाले एटम में क्या है, मिथाइल OH H और फ्रंट वाला गंदा ग्रुप, तो पीछे वाला एटम, ये गोल बड़ा एटम तो कायरल। तो क्या ओवरऑल मॉलिक्यूल कायरल है? मॉलिक्यूल भी कायरल है, एक ही कायरल एटम है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा। हमको तो एक कायरल पूछा था, आंसर यहां देखते हैं, COH COH OH OH सेंटर ऑफ सिमेट्री पे है नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री मोस्टली तो नहीं होगी, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। H कैसे चेक करोगे? न्यूमैन में चेक करने का तरीका है कि उसको एक्लिप्स बना लो। अच्छा, तो 180 डिग्री घुमाते हैं और COOH फ्रंट वाला भी नीचे ले आते हैं, तो यहाँ OH और यहाँ H आ जाएगा। OH के मुंह पे H, H के मुंह पे OH, सिमेट्री है ना, कायरल है, हाँ कायरल है। तो BCD तो बदतमीज कायरल निकल गए, बदतमीज क्यों बोला उन्हें, बेचारे कायरल निकल गए, हाँ निकल गए। तो आंसर है नहीं, वो आंसर नहीं है, ये बी भी आंसर नहीं है, ये कायरल है। और गुन्ना, आपने को ए कायरल पूछा था, ओनली ए इज ए कायरल, तो आंसर इज ए कायरल, ए इज ए कायरल। If optical rotation produced by Falana is plus 36 degree, then that produced by Decana is, अगला क्वेश्चन है ये, और ये आपको करना है आसान। भाई ऑप्टिकल रोटेशन कैसे बताएंगे? बता सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल है तो प्लस 36 होगा, अगर मिरर इमेज है तो माइनस 36 होगा, कुछ भी और है तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, 0 डिग्री तो कैसे भी। ठीक है, ये तो आंसर है ही नहीं, खैर बाकी तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। हमारे पास ये मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या रिश्ता है, देखते हैं। हमको पता है कि अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस एक कार्बन पे, एक कायरल एटम पे करें, तो मॉलिक्यूल परिवर्तित नहीं होता। यहां Cl है और यहां मिथाइल दिख रहा है, मैच नहीं कर पा रहा हूं, एक बार इनको एक्सचेंज करता हूं, तो यहां मिथाइल और यहां Cl आ गया, और यहां H ऐसे, लेकिन एक एक्सचेंज तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं दो बार एक्सचेंज करता हूं, तो यहां Cl और यहां H। तो अब ये वाला एटम एज इट इज यहां शिफ्ट, नीचे देखो, नीचे का एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, Cl का Cl, H का H, मिथाइल का मिथाइल, ऐसे, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल है जी हाँ। ये A, ये गिवन था P और ये था Q, तो ये Q का Q ही कॉपी हुआ है यहाँ पे। अब आप ये बताइए कि P और Q में क्या रिश्ता है, ये मिरर इमेजेस हैं ना, यहाँ Cl के नीचे H था, यहाँ Cl के नीचे Cl है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप गौर से देखें तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो Q तो एक कायरल है, अच्छा, जबकि ये तो कायरल है। हाँ, और यार देखो एक चीज गलत बोल गए थे, अगर एक कायरल है Q, अगर एक कायरल है Q,
तो फिर पी की कोई जरूरत ही नहीं है, 0 डिग्री से। आपने तो कहा था 0 हो ही नहीं सकता, वो अच्छा नहीं था, है ना। इस बात पे गौर नहीं किया था कि एक कैरल भी तो हो सकता है। अगर एक कैरल हो जाएगा तो ऑफ कोर्स 0 डिग्री से जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल नहीं। आंसर वही निकला जिसे हमने काटा था, 0 डिग्री। ठीक, मजेदार है, ऐसा भी होता है जीवन में। देखिए, वाह जी, एडवांस क्वेश्चन है। देखें, a compound, the compounds that on hydrogenation produce optically inactive compounds is R। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन तो कर ले पहले, देखिए क्या है ना। अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे इन महाराज का तो क्या मिलेगा, ये अल्कीन हट जाएगा, यही मिलेगा। और तो कौन सा बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार ले। और अब ये डिमांड है कि दिस शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाला जो कार्बन है, कोने वाला जो कार्बन है, वो कायरल कार्बन है। कौन सा? ये एटम जो है ये कायरल कार्बन। अच्छा, तो ए आंसर है ना, ए आंसर नहीं हो सकता। बी को देखते हैं। बी में आइए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें, जरूर करें। करेंगे तो अल्कीन का बन जाएगा, अल्कीन। बिल्कुल साहब, अल्कीन का बन जाएगा अल्कीन। हमसे ज्यादा खुशी किसको। अब देखो भाई, क्या जो कोई भी एटम उसमें कायरल है, इसी का खतरा था। क्या कायरल है? यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, ठीक है, CH2 का CH3 होना ही है ना। सेम है, हाँ। कायरल तो नहीं है बिल्कुल, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यस, बी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जब तक अल्कीन है, यहाँ 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अल्कीन का अल्केन बनते ही 2 ग्रुप इथाइल हो जाएंगे उस कार्बन से। पहले था कायरल, पहले था ऑप्टिकली एक्टिव, अब नहीं है। ठीक है, तो मोर देन वन करेक्ट है। और देखिए क्या होता है। वेल, अगर आप देखें तो यहाँ है HBr मिथाइल और फलाइल, फलाना आयल। अब ये अल्कीन हो या अल्केन, अल्कीन है तो है जो है, चौथा ग्रुप है। अगर अल्कीन भी बन जाएगा तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा। आइसोप्रोपाइल भी इन तीनों से तो अलग ही है। तो ये कायरल था, है, और हाइड्रोजनेशन के बाद भी कायरल ही रहेगा। ये भी आंसर नहीं है। और डी, डी को भी देख लेते हैं। डी में वैसे है तो कुछ ईमानदारी के या खूबसूरती के लक्षण दिख रहे हैं। क्यों? अगर इस डबल बॉन्ड को हटा दें, अगर इस कायरलिटी को हटा दें, नष्ट कर दें या रिमूव कर दें, कैसे? हाइड्रोजनेशन से दोनों ग्रुप एक जैसे हो गए। अब एक आयरल हो गया, जी हाँ, अब ये बाकायदा एक आयरल हो गया। And this brings us finally to a checking point for chirality of compounds. कोई कंपाउंड है, अगर वो कायरल है तो हम चेक कैसे करेंगे? वेल, अगर कंपाउंड में एक ही कायरल एटम, अगर कंपाउंड में एक ही कायरल एटम है, तो हम कहेंगे कि वो तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। यस, तो ओवरऑल कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल एटम है, मॉलिक्यूल भी कायरल है। यस, ठीक है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। हाँ, और अगर उसकी एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, यानी कि कंपाउंड ए है और उसकी मिरर इमेज ए डैश है, तो जो मिरर इमेज और वो कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे? वो आपस में कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। यस, उनका एक स्पेशल रिश्ता है, उनको कहते हैं एनैंशियोमर। लास्ट टाइम बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, वो कहलाते हैं एनैंशियोमर्स। एनैंशियोमर्स, compounds which are non-superimposable mirror images of each others are called enantiomers of each other। जैसे, अच्छा ध्यान रखना, ए बी का इनैंशियोमर है ऐसा बोल सकते हैं, ए एक इनैंशियोमर है ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे कोई आपसे पूछता है आप कौन हैं, आपने कहा मैं एक बेटा हूं, फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहे, तुम अपने माता पिता के बेटे हो ना। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर जगत में हर व्यक्ति के बेटे हो, बिल्कुल। तो उसी तरीके से अगर कोई ये कंपाउंड है कि मिलिए इन भाई साहब से, ये फलाने कंपाउंड है ना,
तो क्या हम कह सकते हैं कि मिलिए इनसे ये इनैंशियोमर है? नहीं, ये ठिकाने के इनैंशियोमर। दो कंपाउंड आपस में इनैंशियोमरिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, पर ये एक दूसरे के रिलेटिव है। एब्सोल्युटली ये एक इनैंशियोमर है नहीं, ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल हो सकता है, जिसमें OH ग्रुप है वो अल्कोहल है, जिसमें COH ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। पर इनैंशियोमर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का रिश्ता है। एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल को इनैंशियोमर कहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ये जरूर कह सकते हो कि वो कायरल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसकी मिरर इमेज भी एक नया मॉलिक्यूल होगी और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और ये कंपाउंड और उसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दोनों आपस में एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं। ऐसा क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, जैसे इसको देखिए, यहां पर पुराना एग्जांपल है, लैक्टिक एसिड हमारे पास है और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। जी हाँ, ये कायरल मॉलिक्यूल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, बिल्कुल। और ये कहलाते हैं एनैंशियोमर्स। क्या है, फिर से बोल रहा हूं, स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनैंशियोमर्स। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बड़ा सुपरसेट है, उसके एक छोटे सेट सबसेट के रूप में एनैंशियोमर्स। हाँ, अच्छी बात बोली तुमने, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए FCl Br और H लगे हुए हैं, और दूसरे भाई साहब को देखिए ये कैसे हैं आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। ये एनैंशियोमर हैं। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ, ये एनैंशियोमर्स हैं। चिर परिचित चीज देखिए, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर, एंड सुपर इम्पोज हो रहे, ना ना मैच नहीं हो रहे, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इंडीड दे आर एनैंशियोमर्स। ठीक, अगर कोई एनैंशियोमर है तो ध्यान रखिएगा, एक एनैंशियोमर अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा गारंटीड लीवो होगा। आप कागज पर स्ट्रक्चर देखकर या आंखों से मॉलिक्यूल को देखकर ये नहीं बोल सकते कि डेक्स्ट्रो है, लीवो है, जब तक आप एक्सपेरिमेंट ना करें। एक कंडीशन में आप बोल सकते हैं, अगर आपका दिमाग खराब है ना, तो अगर एज्यूमिंग कि आपका दिमाग ठीक है तो आप नहीं बोल सकते, एक्सपेरिमेंटली दिखे। लेकिन ये पक्का है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंटली एक कंपाउंड को पता लगा लिया तो भैया ये लीवो रोटेटरी है और -36 डिग्री है इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ऐसा आपने पता लगा लिया, ठीक है, तो आप ये पक्का कह सकते हो कि अब जो दूसरा है, एक चीज एक्सपेरिमेंटल आ गई तो दूसरा, अगर एक लीवो आ गया तो दूसरा डेक्स्ट्रो होगा, उसका जो एनैंशियोमर है। अगर एक एनैंशियोमर डेक्स्ट्रो है तो उसका दूसरा एनैंशियोमर लीवो होगा। और यही नहीं, उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली उल्टा होगा। अगर एक -36 है तो दूसरा +36 डिग्री। अच्छी बात है। अगर इन चीजों को मिला दिया जाए, मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लीवो रोटेटरी है, और दोनों एनैंशियोमर को 1:1 मोल रेशियो में मिक्स कर दिया जाए, तो आप क्या पाएंगे? तब आप पाएंगे कि ये जो मिक्सचर है, ओवरऑल मिक्सचर अब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता। हम कहते हैं दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बाय एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक भाषा ये होती है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, द मिक्सचर इज, इंडिविजुअल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बट द मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बाय एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये शब्द यूज होता है, या इसको एक शब्द में कहें तो कह देते हैं ये है रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर क्या है? कायरल इनैंशियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर जो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। इंडिविजुअली चीजें ऑप्टिकली एक्टिव है बट ओवरऑल मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रतीत हो, तो वो कहेंगे ये रेसमिक मिक्सचर है। And obviously racemic mixture is always optically inactive, तभी वो racemic mixture है, because it is optically inactive just perfectly। क्यों? उसमें 1:1 मोल रेशियो में मिक्सचर है, किसका? एनैंशियोमर्स का। अच्छा, ठीक है, वही बात लिखिए, when enantiomers are mixed together in equal amounts, the rotation caused by one is exactly cancelled by equal and opposite rotation of the other, and the overall mixture is optically inactive। हाँ, ये बात तो समझ में आती है, बिल्कुल, यही रेसमिक मिक्सचर है। अच्छी बात।
डेक्स्ट्रोरोटेटरी में ऐसा लिखते हैं, लीवो में ऐसा लिखते हैं, तो रेसमिक में प्लस माइनस, ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, और ये रेसमिक मिक्सचर, ऐसे। डन, परफेक्ट। लैक्टिक एसिड की पीछा कर रहे हैं बहुत दिनों से, देखिए, और इसका 1:1 रेशियो है, तो ये लैक्टिक एसिड का रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा, है ना। लैब में आमतौर पर जब वैज्ञानिक इसको बनाते हैं, किसी भी कार्य का सब्सटेंस को बनाते हैं, तो अधिकांश प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिसमें 50-50% डेक्स्ट्रोलीवो बनते हैं और अक्सर रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। लेकिन प्रकृति में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं, स्पेशली जो कायरल होते हैं, अगर वो सिंथेसाइज होते हैं, तो प्रकृति में एक बड़ी भीषण सेलेक्टिविटी देखी गई है कि या तो लीवो बहुत फेवर होता है या डेक्स्ट्रो बहुत फेवर होता है, क्योंकि बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस काफी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के साथ चलती हैं, और ये नेचर में एक बहुत अजीब सा सिलेक्शन देखने में आता है कि दे फेवर इधर डेक्स्ट्रो या लीवो। जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इंसानों में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह बनाने में काम में आते हैं, तो लीवो रोटेट। अच्छा, वो डेक्स्ट्रो बनाता ही नहीं, शरीर लीवो बनाता है। अजीब बात है, मजेदार है। ये क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट में किसी को भरा और देखा एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, उसका डी फॉर्म। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को हमने बोल दिया था लीवो है, क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो है, और एंटी क्लॉकवाइज लीवो है। ठीक है, जानते हैं हम। फिर डेक्स्ट्रो लीवो का मिक्सचर है तो क्या है? फिर तो बेवकूफ रेसमिक मिक्सचर है, 50-50% दोनों। ठीक है, इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, क्यों नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव एन एनैंशियोमर? इनमें से किसका होता है कोई एनैंशियोमर? किसका होता है, किसका होता है, किसका होता है एनैंशियोमर? वेल, लेट्स सी। अगर आप देखेंगे एनैंशियोमर, तो उसका होगा जो कायरल होगा। भाई साहब, कायरल कौन है? दूसरे शब्दों में पूछा है कायरल कौन है, ये तो चपटा चपाट तो कायरल है। ये भाई साहब भी सिमेट्रिक है बिल्कुल, ये भी कायरल नहीं है ना। इनमें से कोई, ये भी सिमेट्रिक है महाराज, ये भी कायरल नहीं। हारे को हरिनाम यही बचा। क्या तुम कायरल हो? हाँ हाँ, हम हैं। अगर देखेंगे तो आपको कायरल एटम्स दो दो दिख जाएंगे, बाकायदा बाइज्जत कायरल है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इस पर। Done? Which of these is not a pair of enantiomers? कौन एनेंशियोमरिक पेयर नहीं है, पूछा है। नॉट। अगर आप देखिए मिरर इमेज है, मिथाइल का मिथाइल, सीएल का सीएल, एच का एच, ये तो एनेंशियोमर्स है, तो ये आंसर नहीं। बी, सीओएच सीओएच। ठीक है, पीछे मिथाइल, पीछे मिथाइल। अब ये पीछे आगे ऐसे सेट कैसे करेंगे? आप तो एक काम करो, मॉलिक्यूल को पकड़ो और उसकी मुंडी पकड़ के उसके जो नीचे वाले ट्राइंगल है उसको घुमा दो। कैसे? COOH को तो इस मार्क दे देते हैं, COH को तो वैसे ही पकड़ते हैं, है ना। और कोई दो मैच करा लो। दो कौन से मैच कराएंगे? जैसे H था इधर, यहां पर H इधर फ्रंट में है, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, तभी फ्रंट का फ्रंट में रोक लो। ठीक है, फ्रंट में आ जाएगा ऐसे। वैसे अगर ध्यान से देखो तो मिरर इमेजेस ही हैं, तो इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों? ये फ्रंट वाला इधर है, यहाँ फ्रंट वाला पीछे है, यहाँ OH इधर है, यहाँ OH इधर है, तो मिथाइल इधर है, तो हल्का से डिजाइन में मिथाइल को यहाँ बनाते तो अच्छा होता, ऐसे इस तरह से। डजेंट मैटर, बाकायदा बाइज्जत कैसे हैं, अगर उसको भी रहने देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे हैं? ये मिरर इमेजेस हैं, और ये एनैंशियोमर्स हैं। और नॉट पूछा है, ये भी आंसर। ए और बी दोनों ही आंसर नहीं है ना, ए और बी दोनों ही आंसर है। और देखते हैं क्या सी एक आंसर है। देखो, देखते हैं। फिशर को 180 डिग्री घुमा, 180 डिग्री घुमाओगे, ये वाले भाई साहब बन जाएंगे, इसमें मिथाइल ऊपर चला जाएगा और इथाइल नीचे, H यहाँ और Br यहाँ। देखो, H का H, Br का Br, आमने सामने मिथाइल इथाइल। एनैंशियोमर है? हाँ है, तो आंसर है ना, ना आंसर।
जब तीन न हुए तो चौथे को तो होना ही पड़ेगा ना, तो आंसर तो है नॉट अ पेयर ऑफ एनशियमर। फिर भी देख लेते हैं एक बार इज्जत से, कैसे होगा, क्या कर दिया तुमने, देखते हैं क्या कर दिया। वेल, OH को ऐसे ही पकड़े रखो और बाकी तीन को घुमा दो ऐसे। क्यों? OH तो वैसे का वैसे ही है, यहाँ CH2OH को ऊपर लाना है, तो अगर ऐसे इस तरीके से साइड में घुमाओ, जो पीछे था CH2OH उसको घुमा के ऊपर ले, इसको घुमा के ऊपर ले, तो CHO घूमकर यहां जाएगा और H घूमकर यहां सी जाएगा। तो ये OH तो वैसे का वैसे ही रहेगा, CH2OH घूमकर ऊपर आ जाएगा, CHO यहां आ जाएगा और H पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो CH2OH और OH ये तो ऐसे, अब इसके फ्रंट में ये सेम है, CH2OH, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ CHO। एक हिस्सा तो मिरर हो गया, पर ये मिरर हो ना सका। अच्छा, तो ये मिरर इमेजेस हैं क्या? वेल, दे एक्चुअली अपीयर टू बी सेम। मुझे तो शक है तो सेम है, मिरर फिरर नहीं। कैसे? देखो, इतनी मेहनत कर ली, अब एक काम करते हैं, अब इसको मैच नहीं कर रहा ना सही, इस H को घुमा के इधर ले आते हैं, या HCHO को इधर ले आते हैं, OH को इधर, है ना। तो अगर नीचे से पूरा घुमाएंगे तो CH2OH तो टॉप पे वही है, OH घूमेगा तो यहां आ जाएगा, ठीक है, और CHO पीछे चला जाएगा, H फ्रंट में आ जाएगा। इसको ऐसे घुमाना, इस तरह से नीचे पंखे की तरह घुमाओ, तो ये तो सेम है। जी हाँ, क्या एनैंशियोमर है? नहीं, नॉट एन एनैंशियोमर ना, एनैंशियोमर नहीं है, तो सेम मॉलिक्यूल है। डी इज द आंसर। ऐसे 3D में रोटेट करके देखना पड़ेगा, हाँ थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, नेवर माइंड, चलेंगे इसके साथ, ठीक। ये तो बच्चों कहानी थी, अगर एक एटम कायरल हो, ठीक है, अगर एक से ज्यादा हो, मोर देन वन कायरल एटम्स हो, तब भी क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी? आइए, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है, देखते हैं इसका क्या जवाब है। अगर दो डिसिमिलर कायरल कार्बन्स हैं, दो सिमिलर कायरल हैं, या कोई कायरल नहीं है, इसके तीन केस आएंगे। कायरल एटम ही नहीं है तो क्या मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है? दो मिलते जुलते कायरल एटम्स हैं, एक जैसे हैं, तो क्या तब मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है? और दो कायरल है और दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों में कोई मैच नहीं है, क्या तब कायरल हो सकता है? एक एक करके तीनों केस देखते हैं। और सबसे पहले, दो डिसिमिलर कायरल कार्बन्स हैं, कहने की जरूरत नहीं। अगर दोनों डिसिमिलर हैं, अगर एक जैसे नहीं हैं, तो न तो POS होगा और न COS होगा, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर। और उसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं? दो कायरल सेंटर्स हैं। अगर दो कायरल सेंटर्स हैं तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे? 2 to the power 2, यानी 4 बन जाएंगे। कैसे? दिखाता हूं आपको, देखिए। 1 2 3 4, क्या 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 कैसे बना लिया, कैसे बना लिया? शर्ट को मत, तुम तो काम करो, ऐसे ऐसे बना लो, क्रॉस बना लिया, मिथाइल मिथाइल लिख लिया। अब क्या है, यहाँ H और Cl है, H और Br है, क्योंकि इधर से ना कोई भी रैंडम कहीं भी लिख लो ऐसे, ठीक है, HCl, इस तरह एक कंपाउंड बनाया, उसकी मिरर इमेज बना दी, ये दोनों कायरल हो गए। हाँ जी। अब एक काम करो, किसी एक के अराउंड दो ग्रुप एक्सचेंज करो। अच्छा, HCl, जैसे यहाँ पे मैंने कहा HCl मार्क करते हैं, जहां जो बना हुआ है पहले से उसमें H और Br एक्सचेंज करें, अब इनको एक्सचेंज किया है, तो अब ये एक नया एटम बना दिया। तो एक टुकड़ा तो सेम है और दूसरा टुकड़ा उलट दिया, बिल्कुल, तो अब ये नया ही मॉलिक्यूल बन गया। जी हाँ, और उसकी मिरर इमेज बन गई, बिल्कुल। 1 2 3 4, बच्चों बनो होशियार, ये चार अलग अलग आइटम बना दिए हमने। हमने जैसा कहा था ये चार हैं, इसमें रिलेशनशिप क्या है? जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, हाँ, वो एनैंशियोमर्स है।
बिल्कुल, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं वो इनैंशियोमर हैं, लेकिन बाकी 1 और 2 इनैंशियोमर थे, 3 और 4 थे, पर 2 और 3 में या 1 और 4 में क्या रिलेशन है? क्या 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 भाई, आप भी देखो कि ये इनैंशियोमर थे, ठीक है, ये इनैंशियोमर थे, ठीक है, ये भी तो आपस में ऑप्टिकल आइसोमर हैं, है तो सही। ये आपस में कैसे रिलेशन देते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज मिरर इमेजेस, कुछ ऐसा लग रहा है ना? इनके लिए एक दूसरा बड़ा प्यारा सा नाम है, इन्हें डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। Diastereomers, the stereomers which are not enantiomers are called diastereomers. Stereoisomers that are not enantiomers are पूरे सारे stereoisomers. कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को थोड़ा थोड़ा। ये देखो, स्टीरियोइसोमर्स एक बड़ा ग्रुप था, ऐसा 2 बार बना था। ये क्या है? दोनों हैं स्टीरियो आइसोमर्स का सेट है। इसके 2 हिस्से करे थे, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ठीक, और ऑप्टिकल में एक छोटा सा हिस्सा था, कौन सा? वो था एनैंशियोमर्स। ठीक है, और एनैंशियोमर्स के अलावा, इसी एनैंशियोमर्स के अलावा जो बच गया वो सारा हिस्सा कहलाता है डायास्टीरियोमर्स। क्या बात कर रहे हैं आप, सही बोल रहा हूं। तो इसमें जैसे लाइन भी थी, हाँ, तो सारे ज्योमेट्रिकल, ये सब के सब सब के सब सब के सब डायस्टीरियोमर हैं। तो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, यस। और ऑप्टिकल में भी जो एनैंशियोमर नहीं है वो डायस्टीरियोमर। अच्छा, ये तो जबरदस्त है। जी हाँ, तो बड़ा सेट है। तो स्टीरियो इसको लो GI प्लस OI, जी हाँ। ऑल्सो कर लो एनैंशियोमर्स प्लस डायास्टीरियोमर्स। बिल्कुल सेम सुपरसेट को 2 कॉम्बिनेशन से देखा जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। डायस्टीरियोमर्स को देखिए, जो एनैंशियोमर्स नहीं है, डायस्टीरियोमर्स। इस तरह से ये पेयरिंग मैंने लिखा दी, डायस्टीरियोमर्स, राइट। गजब कर दिया हमने आज तो। एनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन देख ली, और भी बहुत सारा काम किया है हमने किसमें, स्टीरियोइसोमरिज्म को आगे बढ़ाने। लेकिन आज यहां विराम लेते हैं। बहुत ही टिपिकल चैप्टर है, आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है, कहीं भी छोड़ना नहीं है, होमवर्क नहीं छोड़ना है, बिल्कुल करते रहना है। थ्योरी याद करनी है जो बहुत ज्यादा नहीं है, होमवर्क की जम के प्रैक्टिस करनी है। ये सब करने के बाद बच्चों फिर हम मिलते हैं अगली बार, इसी को कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।